उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को जन्म देने वाले कारकों को समझने में, भू राजस्व नीति की व्याख्या करने में, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि क्षेत्रक और हस्तशिल्प कारखानों की परिस्थिति को जानने में, ब्रिटिश सरकार की विदेश व्यापार नीति की व्याख्या करने में, भारत की जनांकिकीय परिस्थिति और मौजूदा आधारिक संरचना को समझने में। परिचय तथा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। परिचय। एक देश की अर्थव्यवस्था लोगों की कुल उत्पादन, वितरण और वित्तीय गतिविधियों को समेकित करती है। आजादी की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश शासन की उपस्थिति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना भयावह थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन आमतौर पर उन्हीं नीतियों और नियमों को निर्माण करता था जो इंग्लैंड अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होती थीं और इसके औद्योगिक क्षेत्र को तेजी से विकसित करती थीं। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग के कारण बड़ी प्रतिष्ठा थी। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल शासन किया। उनके द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों और रणनीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप को ही बदल डाला और भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। इस तरह की आर्थिक बंदोबस्त ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और प्रति व्यक्ति आय को भी कम किया। कुछ समाज सुधारकों और नेताओं को ऐसी आयों का आंकलन करने के लिए गठित किया गया था, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद ही रहे। दादाभाई नौरोजी, VKRV राव और RC देसाई कुछ महान लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया और इनके अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रक। कृषि क्षेत्रक। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि थी। भारत की 80% से अधिक आबादी गांवों में रहती थी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। हालांकि एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्रक ने गतिहीन विकास और अप्रत्याशित ह्रास का सामना ही किया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। निम्न उत्पादकता। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। भू राजस्व नीति। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू की। जमींदारों को भूमि का शाश्वत स्वामी माना जाता था। वे किसानों से अधिक लाभ कमाते थे। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने की थी। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी। सिंचाई सुविधाओं का अभाव और खाद व उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी
कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत ही निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। यहाँ तक कि देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र। अंग्रेजों के शासन से पूर्व भारत रेशम और सूती वस्त्रों, बहुमूल्य मणि रत्नों और धातु से जुड़ी शिल्पकलाओं के लिए विश्व भर में विख्यात था। हस्तशिल्प उत्पादों की दुनिया भर में बड़ी मांग थी, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने विऔद्योगीकरण की नीति अपनाई और नकदी फसलों के लिए भारतीय किसानों को उच्च कीमतों की पेशकश की। इस नीति ने भारत को कच्चे माल की पूर्ति करने वाले और तैयार माल को खरीदने वाले देश में बदल डाला। इसने भारत में बेरोजगारी में वृद्धि की और देश ब्रिटेन से सस्ते निर्मित उत्पादों का आयातक बन गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना से धीमी उन्नति के संकेत मिले। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। विदेशी व्यापार और जनांकीय परिस्थिति। विदेशी व्यापार। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत की आर्थिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक सरकार की प्रतिबंधकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत कपास, रेशम, ऊन, गन्ना, जूट आदि का निर्यातक बन गया। इंग्लैंड के कारखानों में बने उत्पादों के बिक्री के लिए सबसे अच्छा बाजार बनकर रह गया। भारत के निर्यात की मात्रा इसके आयात की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थी। भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित था और बाकी बचे व्यापारों को चीन, श्रीलंका और ईरान जैसे कुछ ही देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। 1869 में स्वेज नहर के मार्ग खुलने से तो भारत के विदेशी व्यापार पर औपनिवेशिक सरकार का नियंत्रण और भी सख्त हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी व्यापार की एक बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार थी। इस अधिशेष ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। इन बुनियादी चीजों का प्रयोग औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत पर किए गए खर्चों का भुगतान करने के लिए ही हो जाता था, जैसे उद्योगों को स्थापित करना और मूल्यवान वस्तुओं का आयात करना आदि। जनांकीय परिस्थिति। औपनिवेशिक सरकार के दौरान जनांकीय परिस्थितियों में एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की सभी विशिष्टताएं स्पष्ट थीं। भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। 1921 से पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान पर था। वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष के रूप में दर्शाया गया है। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या निरंतर और तीव्रता से बढ़ी है। जनांकीय परिस्थितियां निम्नानुसार थीं। कुल साक्षरता दर 16% से कम थी। महिला साक्षरता दर 7% आंकी गई थी। सकाल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। शिशु मृत्यु दर 2018 प्रति। व्यावसायिक संरचना और आधारिक संरचना। व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना अपने पिछड़ेपन पर थी। कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी।
विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में क्रमशः 10% और 15 से 20% जनसंख्या लगी थी। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता थी। उदाहरण के लिए, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रक पर निर्भरता में कमी आ रही थी। आधारिक संरचना। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जो सड़कें बनाई गई थीं, उनका ध्येय भी देश के भीतर सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। इसे अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इसने भूक्षेत्रीय व्यवधानों को कम करके लोगों की सहायता की, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। औपनिवेशिक सरकार ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करके हवाई परिवहन सेवाओं की भी शुरुआत की। भारत में आधुनिक डाक सेवा 1837 में शुरू हुई। प्राथमिक दूरसंचार फ्रेमवर्क लाइन 1857 में खोली गई। भारत में विद्युत टेलीग्राफ प्रणाली की सेवा विशेष रूप से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक देश की अर्थव्यवस्था लोगों की कुल उत्पादन, वितरण और वित्तीय गतिविधियों को समेकित करती है। ब्रिटिश शासन की उपस्थिति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना भयावह थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के लिए भारत विश्व भर में सुविख्यात था। अंग्रेजों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों और रणनीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। हालांकि एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्रक ने निम्न उत्पादकता, अनुपयुक्त भू राजस्व व्यवस्था और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी के कारण गतिहीन विकास और अप्रत्याशित ह्रास का सामना किया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत की आर्थिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और भारत नकदी फसलों का निर्यातक व ब्रिटिश कारखानों में बने अंतिम उत्पादों के लिए सबसे अच्छा बाजार बनकर रह गया।